नमस्कार, मैं अजय वालिया स्वागत करता हूं आपका YouTube चैनल धर्मध्वज पर। पिछले 8वें एपिसोड में हमने नक्षत्रों के बारे में जाना था और आज के इस 9वें एपिसोड में हम राशियों के बारे में बात करेंगे। नक्षत्रों के बारे में जो मोटी सी बात हमने जानी थी वो ये थी कि तारों के समूह को नक्षत्र कहते हैं और भारतीय ज्योतिष के संदर्भ में तारों के जो 27 समूह उस पथ पर पड़ते हैं जिस पथ पर चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है उन्हें नक्षत्र कहते हैं। अब नक्षत्रों के बाद हम मोटे तौर पर राशियों को समझने की कोशिश करेंगे कि ये राशियां क्या होती हैं जिन्हें हम मेष, वृष, सिंह, मीन, तुला आदि के नाम से जानते हैं। लेकिन राशियों के विषय को समझने से पहले हमें ज्योतिष के दो अलग अलग खगोलीय सिद्धांतों जियोसेंट्रिक थ्योरी अर्थात पृथ्वी केंद्रित सिद्धांत और सन सेंट्रिक थ्योरी अर्थात सूर्य केंद्रित सिद्धांत को समझना होगा, जिनका प्रयोग विभिन्न ज्योतिषियों द्वारा ब्रह्मांड की संरचना और ग्रहों की गति को समझने के लिए किया जाता रहा है। ज्योतिष के जियोसेंट्रिक थ्योरी अर्थात पृथ्वी केंद्रित सिद्धांत से यह अभिप्राय है कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है और सूर्य, चंद्रमा और अन्य ग्रह व तारे समेत सभी आकाशीय पिंड पृथ्वी के ही चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। जबकि विज्ञान के अनुसार यह सिद्धांत गलत है, क्योंकि अब हमें पता है कि पृथ्वी स्थिर नहीं है बल्कि सूर्य स्थिर है, जिसके चारों ओर पृथ्वी, चंद्रमा और अन्य आकाशीय पिंड जो हैं वो चक्कर लगा रहे हैं। और इसी सिद्धांत को यानी सूर्य स्थिर है और बाकी आकाशीय पिंड चाहे वो पृथ्वी हो, मंगल हो या कोई भी अन्य आकाशीय पिंड हो वो सूर्य के चारों ओर घूम रहा है, इसको हम सूर्य केंद्रित सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत का यानी कि सन सेंट्रिक थ्योरी का दूसरा नाम जो है वो हेलिसेंट्रिक थ्योरी भी है। भारतीय ज्योतिष में पृथ्वी को ही केंद्र में रखकर आगे की सभी बातें, आगे के सभी सिद्धांत कहे गए हैं, जिसका कारण ये है कि मानव जीवन और पृथ्वी पर घटने वाली घटनाओं को समझने के लिए जियोसेंट्रिक थ्योरी अर्थात पृथ्वी केंद्रित सिद्धांत को ही उपयुक्त माना गया है, यानी हम पृथ्वी को ही ब्रह्मांड का सेंटर मान करके चलेंगे। अब जिस तरह हमने नक्षत्रों को इस बात से समझा था कि नक्षत्र विभिन्न तारों के ऐसे 27 समूहों के नाम है जो चंद्रमा के उस रास्ते पर पड़ते हैं जिस रास्ते पर चलकर के चंद्रमा जो है वो पृथ्वी की परिक्रमा करता है। इसी प्रकार राशियां भी एक निश्चित पथ पर पड़ने वाले 12 तारों के ही समूहों के नाम है जिस पथ पर सूर्य समेत विभिन्न ग्रह पृथ्वी के चारों ओर गति करते हुए दिखाई देते हैं। 360 डिग्री के इस पथ को हम सामान्य तौर पर भचक्र और क्रांतिवृत्त के नाम से जानते हैं। हालांकि टेक्निकली ये दोनों अलग अलग हैं, लेकिन मोटे तौर पर भचक्र और क्रांतिवृत्त को हम एक ही मानकर चलेंगे। एक बार फिर से समझिए कि 360 डिग्री के उस काल्पनिक पथ पर जिस पर सूर्य समेत अन्य सभी ग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए दिखाई देते हैं, उस पथ पर जो 12 तारों के अलग अलग समूह आते हैं उन्हें ही ज्योतिष के संदर्भ में राशियां या जोडिक साइन के नाम से जानते हैं। जिस काल्पनिक पथ, जिस परिक्रमा चक्र पर ये 12 राशियां पड़ती हैं उस पथ को हम भचक्र अर्थात जोड़ी कहते हैं। भचक्र को काल्पनिक पथ इसलिए कहा गया है क्योंकि आकाश में इस पथ के लिए कोई भी भौतिक या दृश्य रेखा नहीं है। दूसरा, एक और बात हमें याद रखनी है कि जो काल्पनिक पथ पृथ्वी के चारों ओर सूर्य की कक्षा के तल अर्थात ऑर्बिटल प्लेन को दर्शाता है उसका खगोलीय नाम क्रांतिवृत्त है अर्थात एक्लिप्टिक है। लेकिन आगे जब इस क्रांतिवृत्त को 12 राशियों के चलते 12 बराबर भागों में हम लोग बांट देते हैं तब हम इसे भचक्र अर्थात जोडिक नाम दे देते हैं। इसलिए ज्योतिष के संदर्भ में मोटे तौर पर क्रांतिवृत्त और भचक्र को एक ही मानकर चला जाता है। यानी सरल शब्दों में कहें तो जिस प्रकार नक्षत्रों के विषय को समझने के लिए हमने पूरे ब्रह्मांड को 360 डिग्री का मान लिया था और उसे चंद्रमा के रास्ते में पड़ने वाले 27 नक्षत्रों के आधार पर 27 भागों में बांट लिया था, उसी प्रकार राशियों के मामले में भी पूरे भचक्र को 360 डिग्री का ही माना गया है।
अब इन 12 राशियों के आधार पर जब हम पूरे भचक्र के मान को 360 डिग्री जो इसका मान है उसको हम राशियों की कुल संख्या अर्थात 12 से भाग देते हैं तो हमारे पास एक राशि का मान जो है वो 30 डिग्री आ जाता है। अब भचक्र को 12 राशियों वाले 12 बराबर खंडों में बांटने का लाभ ये होता है कि जब सूर्य ग्रह का मान 40 डिग्री बताया जाता है तो भचक्र पर सूर्य दूसरी राशि अर्थात वृष राशि में होता है। क्योंकि भचक्र में प्रत्येक राशि का मान 30 डिग्री है, इसलिए पहली राशि मेष के समाप्त हो जाने पर 30 डिग्री से आगे वाले 30 डिग्री यानी 30 + 30 = 60 डिग्री तक वृष राशि चलती है। कहने का भाव ये है कि नक्षत्रों की ही तर्ज पर भचक्र को 12 बराबर भागों में बांटने का लाभ ये होता है कि आपको सभी ग्रहों की वास्तविक स्थिति का पता चल जाता है कि कौन सा ग्रह किस राशि में कहां पर किस स्थिति में गोचर कर रहा है। अब हम इन 12 राशियों के नाम, गुण और इसके मान और अन्य बातों का थोड़ा थोड़ा विस्तार से अध्ययन करते हुए इनको समझेंगे। राशियों के जो 12 समूह भचक्र पर पड़ते हैं इनकी पहचान के लिए ज्योतिषियों ने इन तारा समूहों से बनने वाली आकृति के आधार पर इन्हें 12 अलग अलग नाम दिए हुए हैं। अर्थात जैसे कोई तारा समूह भेड़ जैसा दिखाई दिया तो उसे मेष नाम दे दिया, जो तारा समूह बैल जैसा नजर आया उसे वृष नाम दे दिया, जो तारा समूह शेर जैसी आकृति का नजर आया उसका नामकरण सिंह पर कर दिया गया। अर्थात ये बात समझने वाली है कि राशि चाहे मेष हो, वृष हो या सिंह हो अथवा कोई भी अन्य राशि हो, ये सभी राशियां आकाश में स्थित तारा समूह की विशेष आकृतियों का केवल नाम मात्र है। वास्तव में आकाश में कोई भेड़, कोई बैल, कोई सिंह नहीं है। ज्योतिषियों ने केवल भचक्र पर आने वाली विभिन्न तारा समूहों की आकृतियों को पहचानने की सुविधा के लिए अपनी परिचित वस्तुओं अथवा प्राणियों के आधार पर इन राशियों का जो है वो नामकरण किया हुआ है। राशियों के नामकरण के विषय को हम उनके अंशात्मक विस्तार के साथ ही जानने समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम ये जान चुके हैं कि जिस प्रकार एक नक्षत्र का मान 13 डिग्री 20 मिनट है, उसी प्रकार एक राशि का मान 30 डिग्री होता है। 30 डिग्री का ये मान यानी 30 डिग्री का पूर्ण विस्तार हो जाने पर भचक्र पर अगली राशि की शुरुआत जो है वो हो जाती है। इस तरह 30 डिग्री में अगले 30 डिग्री का मान जोड़ने पर दूसरी राशि, उसमें फिर 30 डिग्री जोड़ने पर तीसरी राशि का विस्तार आ जाता है और ये क्रम लगातार 12वीं राशि तक चलता है और 12 राशियों का ये मान 360 डिग्री हो जाने पर दोबारा यही चक्र 0 से 30, 30 से 60, 60 से 90 इसी तरीके से दोबारा शुरू हो जाता है और अनंत समय तक के लिए राशियों का यही चक्र बार बार दोहराया जाता रहा है। यहाँ ज्योतिष में पहली राशि मेष मानी गई है, जिसका अंशात्मक विस्तार 0 से 30 डिग्री तक माना गया है। इसी प्रकार 30 डिग्री पूरी हो जाने पर दूसरी राशि जिसका नाम वृष बताया गया है उसको 30 से 60 डिग्री, 60 से 90 डिग्री पर मिथुन राशि है, 90 से 120 डिग्री के अंशात्मक विस्तार पर कर्क राशि है, सिंह राशि 120 डिग्री से 150 डिग्री पर आती है तो 150 डिग्री से 180 डिग्री पर कन्या राशि स्थित है। तुला राशि का मान 180 डिग्री से 210 डिग्री पर आ जाता है तो वृश्चिक राशि 210 डिग्री से 240 डिग्री पर आती है। धनु राशि का मान 240 डिग्री से 270 डिग्री तक आता है तो मकर राशि 270 डिग्री से 300 डिग्री पर स्थित है। 300 से 330 डिग्री के बीच में कुंभ राशि आती है और अंतिम राशि यानी कि मीन राशि जो है वो 330 डिग्री से 360 डिग्री के बीच पड़ती है और इस तरह एक भचक्र पर राशियों का कुल मान 360 डिग्री हमारे पास आ जाता है और 360 डिग्री के बाद दोबारा यही क्रम जो है वो मेष राशि से शुरू हो जाता है। जैसा कि हम पूर्व में जान चुके हैं कि पृथ्वी के संदर्भ में जिस पथ पर, जिस भचक्र पर सूर्य आदि बाकी ग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए नजर आते हैं उस पथ पर कुल 12 राशियां अर्थात कुल 12 तारा समूह पड़ते हैं और इस पथ पर सूर्य पृथ्वी का एक पूरा चक्कर लगभग 1 साल में करता हुआ प्रतीत होता है। दोबारा बता रहा हूं, सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता हुआ
प्रतीत होता है, लगाता नहीं है, लगाती तो पृथ्वी है। लेकिन ज्योतिष के पृथ्वी केंद्रित सिद्धांत के अनुसार सूर्य लगभग 1 साल में पूरा चक्कर लगाता हुआ प्रतीत होता है। अब हमें यह तो पता चल चुका है कि 1 साल में कुल 12 महीने होते हैं। इसी प्रकार भचक्र पर राशियां भी 12 ही पड़ती हैं, अर्थात मोटे तौर पर सूर्य 1 महीने में राशि परिवर्तन करता हुआ एक राशि से दूसरी राशि, दूसरी राशि से तीसरी राशि में चलता हुआ 12 की 12 राशियों की परिक्रमा कर लेता है। कहने का भाव यह है कि सूर्य वर्ष भर में 12 बार राशि परिवर्तन करता है। सूर्य की राशि परिवर्तन की इस घटना को ज्योतिष की भाषा में संक्रांति कहा जाता है। संक्रांति अर्थात गोचर, या अंग्रेजी में कह लीजिए कि ट्रांजिट, वो समय होता है जब सूर्य आदि कोई भी ग्रह एक राशि का पूरा मान, या कह लीजिए कि पूर्ण अंशात्मक विस्तार 30 डिग्री प्राप्त करने के बाद दूसरी राशि में प्रवेश कर रहा होता है। इसलिए सूर्य के संदर्भ में वर्ष भर में 12 राशियों के कारण सूर्य की 12 संक्रांतियां होती हैं, लेकिन हम लोग सामान्य तौर पर मकर संक्रांति से ज़्यादा परिचित हैं। जानकारी के लिए बता रहा हूं कि मकर संक्रांति सूर्य की वो स्थिति बताई गई है जब सूर्य 9वीं राशि धनु से 10वीं राशि मकर में प्रवेश करता है। ये वो समय होता है जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की ओर बढ़ता है। इस दौरान सूर्य मकर रेखा अर्थात ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर होता है। इस दिन को बड़े ज्योतिषीय महत्व और सांस्कृतिक महत्व के हिसाब से देखा जाता है। पोंगल और लोहड़ी जैसे त्यौहार इसी संक्रांति पर अर्थात इसी दिन पर मनाए जाते हैं। अब यहाँ पर हम राशियों से भी परिचित हो चुके हैं और नक्षत्रों से भी। तो इस स्थिति में एक बड़ा बुनियादी सवाल हमारे सामने जो आता है वो ये है कि जब नक्षत्र भी तारों के समूह का ही नाम है और राशियां भी तारों के समूह का ही नाम है, तो इन दोनों की अलग अलग ज़रूरत क्यों है, और क्यों नक्षत्रों में ही राशियों का समावेश क्यों नहीं कर दिया गया और राशियों में ही नक्षत्रों को क्यों नहीं मिला दिया गया। इस प्रश्न के उत्तर में जाने से पूर्व हमें नक्षत्रों के पथ, नक्षत्र पथ को और राशियों के पथ भचक्र को समझना होगा। हालांकि नक्षत्र पथ और भचक्र दोनों ही क्रांतिवृत्त पर आधारित होते हैं, लेकिन इनके उद्देश्य, उपयोग और संरचना में बड़ा अंतर है। राशियों और नक्षत्रों को अलग अलग मानने का मूल आधार ये है कि राशियां जीवन के सामान्य ढांचे को बताती है, जबकि नक्षत्र इस ढांचे को विशिष्टता अर्थात स्पेसिफिकेशन और गहराई देते हैं। इन दोनों का संयोजन, इन दोनों का कोऑर्डिनेशन ही वैदिक ज्योतिष को एक संपूर्ण और संतुलित ढांचा बनाता है, यानी कि एक संपूर्ण शास्त्र का रूप देता है। इस बात को एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं कि जब ये बात कही जाती है कि चंद्रमा इस समय अपने परिक्रमा पथ पर 10 डिग्री पर है, तो इसका अर्थ ये है कि वो 0 से 30 डिग्री के हिसाब से मेष राशि में है, और मेष राशि जातक के अंदर साहस और नेतृत्व के गुण को बताती है, क्योंकि मेष राशि का स्वामी जो है वो मंगल है। लेकिन इसी बात को जब हम नक्षत्र के संदर्भ में समझते हैं तो 10 डिग्री का ये मान 0 से 13 डिग्री 20 मिनट के बीच में आता है, जो कि ये बताता है कि चंद्रमा इस समय अपने पहले नक्षत्र यानी अश्विनी नक्षत्र के अंदर है। और जब चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र में होता है तो इसका स्वामी जो है वो केतु है, जो जातक को गतिशीलता और इनोवेशन से जोड़ता है। इसलिए राशि और नक्षत्र दोनों के हिसाब से जब चंद्रमा 10 डिग्री में है तो इसका संयुक्त ये प्रभाव होगा कि जातक के अंदर राशि के हिसाब से साहस और नेतृत्व के गुण होंगे, जबकि नक्षत्र के हिसाब से उसमें गतिशीलता और इनोवेशन यानी मौलिक रूप से कुछ नया करने के गुण भी मौजूद रहेंगे। एक राशि का मान सीधे तौर पर 30 डिग्री लिया हुआ है, जबकि दूसरी तरफ जहां एक नक्षत्र का मान 13 डिग्री 20 मिनट है, अर्थात राशि के एक मान के आधे से भी कम है, वहीं नक्षत्र के एक चरण का मान तो महज 3 डिग्री 20 मिनट है, जिसका स्पष्ट अर्थ यह है कि राशि देखकर हम एक जनरल प्रेडिक्शन कर सकते हैं, जबकि नक्षत्र के आधार पर हम बहुत सूक्ष्म माइन्यूटली सटीक भविष्यवाणी कर सकते हैं। हालांकि ये भी ज्योतिष का एक स्थापित सत्य है कि भले नक्षत्र के आधार पर सूक्ष्म भविष्यवाणी की जा सकती है,
लेकिन राशियां जीवन के एक व्यापक ढांचे के बारे में बताती है। इसके अलावा प्रत्येक राशि के विशिष्ट तत्व जैसे अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल होते हैं। प्रत्येक राशि में चर, स्थिर और द्विस्वभाव जैसे गुण होते हैं जो ज्योतिष में इनकी उपयोगिता को बहुत अधिक बढ़ा देते हैं। ये 12 राशियां कुंडली के 12 भावों का आधार होती हैं। कुंडली का प्रत्येक भाव राशि के आधार पर जीवन के एक विशिष्ट क्षेत्र को दर्शाता है। राशियां कुंडली के सभी भावों को एक विशेष अर्थ और संदर्भ देती हैं। राशियों की उपयोगिता के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि व्यक्ति के जन्म के समय पूर्वी क्षितिज पर उदित हुई राशि अर्थात लग्न ही व्यक्ति की कुंडली का आधार होती है। व्यक्ति की जन्म कुंडली का लग्न राशियों पर ही निर्भर करता है। राशियां जो हैं वो ग्रहों को उनकी डिग्री के आधार पर उच्च स्थिति अर्थात उनके एक्सॉल्टेशन और उनके नीच होने यानी डेबिलिटेशन को बताती है, जबकि नक्षत्रों में ग्रहों की यह उच्च नीच की स्थिति नहीं आती है। इसी प्रकार ग्रहों का गोचर यानी ट्रांजिट भी राशियों के अनुसार ही होता है। इसके अलावा दैनिक, साप्ताहिक, मासिक और वार्षिक भविष्यवाणियां जो हैं वो राशियों पर ही आधारित होती हैं, क्योंकि ये जन सामान्य के समझने में आसान होती हैं, जबकि नक्षत्र आधारित भविष्यवाणियां जो हैं वो आम लोगों की समझ में नहीं आती, क्योंकि नक्षत्र जो हैं वो अपने आप में राशियों के मुकाबले एक जटिल विषय है। कुल मिलाकर राशियां ज्योतिष को सरल और सामान्य बनाती हैं। राशियां संख्या में केवल 12 है, जबकि नक्षत्र जहां एक तरफ 27 है, वहीं दूसरी ओर प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण मिलाने पर यह संख्या 27 गुणा 4 बराबर 108 हो जाती है, जो कि आम लोगों के लिए ज्योतिष के फलित को सामान्य करने की बजाय जटिल बना देती है। हालांकि पहले भी जैसे बताया है कि नक्षत्रों के चलते भविष्यवाणियां जो हैं वो बहुत सूक्ष्म और सटीकता के स्तर पर आ जाती हैं। सामाजिक और धार्मिक संदर्भों में भी राशियां अधिक प्रचलित है। जैसे विवाह में अनुकूलता के लिए मेष और सिंह राशि की अनुकूलता बताई गई है, और धार्मिक संदर्भ जैसे मकर संक्रांति समेत सभी संक्रांतियां, अनेक त्योहार, खगोल चक्र, ये सारे विषय जो हैं वो राशियों पर ही आधारित होते हैं। इस कारण हमें नक्षत्रों के साथ साथ राशियों की भी आवश्यकता पड़ती है। राशियां और नक्षत्र दोनों ही पराशरी ज्योतिष के अब अभिन्न अंग हैं, लेकिन दोनों की भूमिकाएं जो हैं वो अलग अलग हैं। राशियां ज्योतिष को एक व्यापक, सरल और संगठित ढांचा प्रदान करती हैं, जो कुंडली के भावों, लग्न, ग्रहों के स्वामित्व और सामान्य भविष्यवाणी करने के लिए अति आवश्यक है। वहीं दूसरी ओर नक्षत्र इस ढांचे को सूक्ष्मता, विशिष्टता और गहराई प्रदान करते हैं। नक्षत्र विशेष रूप से दशा निर्धारण में, मुहूर्त निकालने में, व्यक्तिगत कर्म के विश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कहने का भाव यह है कि राशियां नक्षत्रों के बिना सामान्य रहेंगी और नक्षत्र बिना राशियों के असंगठित और अधूरे रहेंगे। दोनों का संयोजन ही ज्योतिष को एक संपूर्ण और संतुलित शास्त्र बनाता है। अब राशियों और नक्षत्रों की अलग अलग उपयोगिता को समझने के बाद हम इस विषय को समझते हैं कि एक राशि में कितने नक्षत्र और कितने चरण होते हैं। देखिए, जैसा कि हम सामान्य तौर पर जान चुके हैं कि एक राशि का मान 30 डिग्री होता है, जबकि एक नक्षत्र का मान 13 डिग्री 20 मिनट होता है, यानी राशि का मान जो है वो नक्षत्र से बड़ा है। दूसरा, नक्षत्र के अंदर 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण का मान जो है वो 3 डिग्री 20 मिनट होता है। अब जैसा कि हम ये जानते हैं कि एक राशि का मान क्योंकि 30 डिग्री है, इसलिए एक राशि में 2 नक्षत्र तो जो हैं वो पूरे आ जाएंगे। पहले नक्षत्र का मान 13 डिग्री 20 मिनट होगा, दूसरे नक्षत्र का मान फिर से 13 डिग्री 20 मिनट होगा, यानी ये कुल मान जो है वो 26 डिग्री 40 मिनट आ जाएगा। लेकिन राशि का पूरा मान क्योंकि 30 डिग्री है, तो ये 30 डिग्री पूरा करने के लिए हमें 2 नक्षत्रों के बाद इसमें तीसरे नक्षत्र के प्रथम चरण को यानी कि 3 डिग्री 20 मिनट को जोड़ना होगा। और जैसे ही 26 डिग्री 40 मिनट में हम ये नक्षत्र का तीसरा चरण 3 डिग्री 20 मिनट जोड़ते हैं तो ये पूरा 30 डिग्री हो जाता है। यानी कहने का भाव ये है कि एक राशि में कुल 2.25 नक्षत्र होते हैं, और यदि चरणों के हिसाब से बात करें तो एक राशि में पहले 2 नक्षत्र हैं और एक नक्षत्र में 4 चरण हैं, तो 2 नक्षत्रों में 8 चरण हुए और तीसरे नक्षत्र का एक अतिरिक्त चरण मिला देने पर हमारे पास कुल 9 चरण हो जाते हैं। अर्थात इस बात को यदि हम मेष आदि सभी राशि के संदर्भ में देखें तो हम पाते हैं कि मेष राशि का मान बराबर है 30 डिग्री। अब मेष राशि 13 डिग्री 20 मिनट के मान के साथ पहला नक्षत्र
अश्वनी आया, फिर 13 डिग्री 20 मिनट के मान के साथ दूसरा नक्षत्र जो है वो भरणी आया, और तीसरे नक्षत्र कृत्तिका के पहले चरण 3 डिग्री 20 मिनट के मान के साथ पहली राशि मेष का 30 डिग्री का अंशात्मक विस्तार जो है वो पूरा हो जाता है। अब इसी तर्ज पर हम दूसरी राशि वृष को लेते हैं, और अब क्योंकि कृत्तिका नक्षत्र का पहला चरण मेष राशि में आ चुका है, इसलिए यहाँ पर वृष राशि के संदर्भ में कृत्तिका के अगले 3 चरण ही बचे हैं, जिनका कुल मान 3 डिग्री 20 मिनट के हिसाब से जब हमने 3 से गुणा किया तो ये 10 डिग्री आ जाता है। इसके बाद हम चौथे नक्षत्र रोहिणी का पूरा मान 13 डिग्री 20 मिनट ले लेते हैं। अब ये दोनों मिलाकर के 23 डिग्री 20 मिनट का मान आ जाता है। अब 30 डिग्री के मान को पूरा करने के लिए हमें 5वें नक्षत्र मृगशिरा के अगले 2 चरण, जिनका मान 6 डिग्री 40 मिनट है, उन्हें इसी वृष राशि के मान में ले लेते हैं, और इसके साथ ही वृष राशि का भी 30 डिग्री का मान पूरा हो जाता है। इसी क्रम में हम एक एक करके 12 राशियों के तहत आने वाले सभी नक्षत्रों और उनके सभी चरणों को देख समझ लेते हैं। बस राशियों के मान को पूरा करते हुए हमें जिस एक सूत्र पर ध्यान देना है वो ये है कि सभी राशियों में 9 नक्षत्रों को जो है वो हमने पूरा करना है। इसी तर्ज पर आगे चल करके हम मिथुन राशि के तहत आने वाले सभी नक्षत्रों के 9 चरण को पूरा करते हैं। इसके बाद इसी फार्मूले पर, इसी सूत्र पर हम कर्क राशि के अंदर आने वाले सभी 9 नक्षत्रों के अंशात्मक विस्तार के हिसाब से कर्क राशि का 30 डिग्री का मान पूरा करते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि पहली 4 राशियों का कुल मान, कुल अंशात्मक विस्तार जो है वो 30 डिग्री की प्रत्येक राशि के हिसाब से जब हम 4 से गुणा किया तो 30 गुणा 4 बराबर 120 डिग्री आ जाता है। इसी प्रकार एक राशि में नक्षत्रों के कुल चरण हैं 9, और 9 को जब जो हैं हम 4 राशियों के हिसाब से गुणा करते हैं तो हमारे पास 36 चरण आ जाते हैं, और 36 चरणों को जो है हम एक नक्षत्र के मान 3 डिग्री 20 मिनट के हिसाब से जब पूरे 36 से गुणा करते हैं तो यहाँ पर भी हमारे पास 120 डिग्री का मान आ जाता है। अब ये जो 120 डिग्री का मान आया है, ये याद कीजिए, ये हमें वापस उन 9 नक्षत्रों की 3 सूचियों की याद कराता है, जिसके बारे में हमने पिछले एपिसोड में डिस्कस किया था कि 27 नक्षत्रों को 360 डिग्री के पूर्ण मान के रूप में हमने लिया था, और 9 नक्षत्रों की इन सूचियों से जब हमने 360 डिग्री को भाग दिया तो हमारे पास 120 डिग्री ही आया है। इसका मतलब यह है कि पहली 4 राशियों के समूह में पड़ने वाले 9 नक्षत्र आ जाते हैं, जिनका सामूहिक विस्तार जो है राशियों के हिसाब से और नक्षत्रों के हिसाब से जो है वो 120 डिग्री तक आकाश में फैला हुआ है। इसके अलावा पहली 4 राशियों में नक्षत्रों का वर्गीकरण करते हुए जब हम लोग चौथी राशि कर्क राशि पर पहुंचते हैं तो हम लोग पाते हैं कर्क राशि में पुनर्वसु का अंतिम चौथा चरण लिया हुआ है, जबकि 8वें नक्षत्र पुष्य और 9वें नक्षत्र आश्लेषा के इसमें सभी 4 चरण शामिल है। अब इस कारण जो 5वीं राशि सिंह राशि जो आगे शुरू होगी तो इसमें नक्षत्र मघा और उससे अगला नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी के पूरे 13 डिग्री 20 मिनट का मान जो है वो वहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद उत्तरा फाल्गुनी का 3 डिग्री 20 मिनट का एक चरण भी इसी में ले लिया जाएगा। यानी यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि कर्क राशि पर जाकर के 9 नक्षत्र पूरे हो जाते हैं, और इस कारण सिंह राशि में 10वें नक्षत्र की शुरुआत जो है वो मघा नक्षत्र से होती है, और यहाँ पर 9वें और 10वें नक्षत्र पर केवल 2 नक्षत्र ही नहीं बदलते बल्कि राशि भी बदल जाती है। और वास्तव में इसी स्थिति को कि जहाँ पर राशि और नक्षत्र एक साथ बदल जाए, इसे हमने गंडमूल के नक्षत्र की स्थिति माना था। हालांकि मोटे तौर पर हमने ये ले लिया था कि 9 नक्षत्रों की सूची में जब अंतिम 9वें नक्षत्र का मिलन जो है वो अगली राशि के पहले नक्षत्र से होगा तो उसको हम गंडमूल मानेंगे। लेकिन जो एक टेक्निकल बात है वो यही है कि जब भी नक्षत्र और राशि एक साथ बदलेंगे तो वहाँ पर जो है वो गंडमूल की स्थिति आ जाएगी। हालांकि मोटे तौर पर हमने गंडमूल को इस एक बात से याद रखा हुआ था कि केतु के स्वामित्व वाले 3 नक्षत्र अश्वनी, मघा और मूल, और बुध के स्वामित्व वाले 3 नक्षत्र आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती गंडमूल के नक्षत्र कहे जाते हैं। लेकिन टेक्निकली जो समझने वाली बात है वो ये है कि जब भी नक्षत्र और राशि एक साथ बदल जाएगी
तो वो स्थिति गंडमूल के जैसी होगी जैसी अभी कर्क और सिंह राशि के मामले में यह स्थिति हमारे सामने आई है। तो इस तरह आज हमने राशियों को जानने समझने की शुरुआत की है। आज के इस एपिसोड में हमने राशियों के आधारभूत ढांचे को समझा है, इनके नाम, इनकी संख्या और इनके क्रम के आधार पर इनके अंशात्मक विस्तार को जाना है। आज के एपिसोड में हमने नक्षत्रों और राशियों की अलग अलग उपयोगिता को भी समझा है कि जब नक्षत्र और राशि दोनों ही तारों के समूहों के नाम है तो इनकी अलग अलग आवश्यकता क्यों है। हालांकि हमने आज राशियों के काफ़ी विषय को कवर कर लिया है, लेकिन अभी राशियों से संबंधित कुछ और बुनियादी बातों को अगले एपिसोड में जानने समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज के लिए इतना ही। जल्द मिलेंगे अगले एपिसोड में राशियों की कुछ और चर्चा के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।